हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी से संबंधित जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो हम पढ़ेंगे मेंडलीफ और हेनरी मोजले का आवर्त नियम। तत्वों के वर्गीकरण का दो नियम हम पढ़ चुके हैं इससे पिछली वाली क्लास में। एक तो तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम, ट्रिपलेट लॉ, और दूसरा हम अष्टक नियम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ऑक्टेव लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी, दिमित्री मेंडलीफ। जी हाँ, जर्मन रसायनज्ञ, जर्मन रसायन शास्त्री दिमित्री मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, जिन्हें आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। तो अक्सर प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी हेनरी मोजले ने 1913 में। सबसे पहले अभी तक आपने देखा जो त्रिक का नियम दिया था डॉबरिनर ने, और न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया, इन्होंने तत्व का वर्गीकरण का तो एक तरीका इजाद कर लिया था, एक जो सिस्टम्स था उसको तो तैयार कर लिया, लेकिन उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का कोई प्रॉपर, कोई उचित खाका तैयार नहीं किया, कोई प्रॉपर लेआउट तैयार नहीं किया था। जब तत्वों के वर्गीकरण की यात्रा शुरू होती है 1817 से, और फिर जब आपके अष्टक नियम दिया जाता है 1866 में, 65-66 में, इसके बाद में ये जर्नी और आगे बढ़ती है। फिर आ जाते हैं भैया 1869 में दिमित्री मेंडलीफ। तो दिमित्री मेंडलीफ जो है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। और 1869 में 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। और दिमित्री मेंडलीफ के समय जो आवर्त सारणी बनी थी, या दिमित्री मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। नोबल गैसेस की खोज तब भी नहीं हुई थी, हेलोजन तत्वों की खोज। न्यूलैंड के समय 56 तत्वों की खोज हुई थी। न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? 56 तत्वों की खोज हुई थी। किसके समय? न्यूलैंड के समय। और 56वां खोजा गया तत्व कौन सा था? थोरियम था। 56वां खोजा गया तत्व कौन सा था? थोरियम था। लेकिन जो दिमित्री मेंडलीफ हैं, इन्होंने 1869 में सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई, और उनके समय खोजे गए तत्वों की संख्या थी 63। इसलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक या पितामह कहा जाता है, तत्वों के वर्गीकरण का फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। नियम सबने दिए, एक सिस्टम सबने बनाया तत्वों के वर्गीकरण का, लेकिन एक उनको व्यवस्था करने के लिए, उनको जगह पर रखने के लिए किसी ने कोई चीज, प्लान, लेआउट तैयार नहीं किया था। उसकी कोशिश की शुरुआत की थी दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा, जो कि जर्मन के रसायन शास्त्री थे। 1869 में ये आवर्त सारणी सबसे पहले तैयार करते हैं, जो छपती है, पब्लिश होती है 1872 में। कब पब्लिश होती है? 1872 में, जर्मन पत्रिका में। ये भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में ना। जर्मन जो पत्रिका है, साइंस का जो जर्नल होता है, उसमें ये पब्लिश होती है 1872 में। मतलब आप ये कह सकते हैं, तैयार तो कर ली थी 1869 में, लेकिन ऑफिशियली रूप से ये अस्तित्व में आती है 1872 में, जब ये साइंस जर्नल में पब्लिश होती है। एक जर्मन की पत्रिका होती है, उसमें। बना तो इन्होंने 69 में दी थी, लेकिन 72 में जाकर के ये ऑफिशियली अपने एग्जिस्टेंस में आती है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी वगैरह, उसकी हम चर्चा करें। अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। न्यूलैंड के समय जो खोजे गए तत्व थे वो 56 थे, और न्यूलैंड के समय नोबल गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेज की खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक, अर्थात परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 40 तक के तत्वों पर ही लागू हो रहा था। इससे आगे आने वाले तत्वों पर यह लागू नहीं हो रहा था। वो भी कब तक लागू था कैल्शियम वगैरह पर? जब तक नोबल गैस की खोज नहीं हुई। जैसे, क्योंकि नोबल गैस की खोज से पहले न्यूलैंड क्या कह रहे थे कि हर अगले 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के जैसे होंगे, लेकिन जैसे ही नोबल गैस की खोज हो जाती है, तब ये बात निकल के आती है, जरूरी नहीं है कि 8वें तत्व के गुण पहले के जैसे, 9वें तत्व के भी गुण जो हैं वो पहले तत्व के जैसे हो सकते हैं। इसका मतलब यहां आकर के
जो आपकी नोबल गैस होती है, तो नोबल गैस की जैसे ही खोज हो जाती है तब आपका जो अष्टक नियम है न्यूलैंड का वो यहां पर काम नहीं करता, ढंग से लागू नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूलैंड ने भी जो तत्वों के वर्गीकरण तो किया, प्रयास किया, लेकिन वो सही दिशा में नहीं हुआ। आगे चल करके जैसे नोबल गैसों की खोज हो जाती है तो उनका जो वर्गीकरण का जो आधार था, नियम जो था, वो फेक साबित हो जाता है, सही ढंग से वो काम नहीं कर पाता। उसके बाद में आते हैं, तीसरा प्रयास किया जाता है दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा 1869 में। प्रयास तो काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर जो आवर्त सारणी बनके तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, वो 1869 में। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे जो दिमित्री मेंडलीफ हैं, इन दिमित्री मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक या पितामह भी कहा जाता है, फादर, पेरेंट। और ये जर्मन के रसायन शास्त्री थे। 1869 में इनकी आवर्त सारणी बनके होती है तैयार, अस्तित्व में आती है, लेकिन इसका पब्लिकेशन होता है, छपती है 1872 में जर्मन पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में? जर्मन पत्रिका में ये प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। जब ये जर्मन पत्रिका में पब्लिश होती है तब इसको ऑफिशियली रूप से ये अपने अस्तित्व में आती है आवर्त सारणी। तो यहां से हमें आवर्त सारणी सुनने को मिलती है। इससे पहले हम कभी आवर्त सारणी के बारे में सुना ही नहीं था, चर्चा ही नहीं हुई थी। चर्चा होती है यहां से जब से मेंडलीफ अपनी एक टेबल तैयार करते हैं, पीरियोडिक टेबल, एक खाका तैयार करते हैं। नियम सब दे रहे थे, नियम तो इसने भी दिया था। नियम सब का क्या था? परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, जो डॉबरिन ने दिया, जो न्यूलैंड ने दिया, जो मेंडलीफ ने भी यही दिया था कि इसने भी तत्वों को जो अरेंज किया, व्यवस्था की, वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे की। तो नियम सबका एक था, लेकिन किसी ने उनके लिए रखने के लिए जगह नहीं बनाई। तो उनके लिए जो रखने के लिए जो जगह बनाई प्रॉपर, वो बनाते हैं ये दिमित्री मेंडलीफ बनाते हैं। ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीफ सबसे पहले 1869 में, 1869 में, डेट याद रखना, डेट सन जो है वो आती रहती है। 1869 में दिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत की थी, बनाई थी। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में, किसमें? जर्मन पत्रिका में। कौन से सन में? 1872 में प्रकाशित होती है। सबसे पहले बनाते हैं वो 1869 में। कौन बनाता है? मेंडलीफ। बनती 1869 में है, जबकि ये पब्लिश होती है 1872 में। एक जर्मन जो मैगजीन होती है, साइंस मैगजीन होती है, साइंस जर्नल होती है, उसमें ये पब्लिश होती है। तब से ही ये ऑफिशियल, तो यहां तो 1869 में बना तो दी थी, लेकिन सिर्फ प्रस्तुत की थी, प्रपोज्ड की थी कमेटी को, और 72 में ये साइंस जर्नल में पब्लिश हो जाती है। तो उनकी इस आवर्त सारणी को मान्यता दे दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं आधिकारिक रूप से मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में अपने अस्तित्व में आती है, अपना काम करती है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई, उसने तत्वों को रखने के लिए उसने वर्ग और आवर्त बनाए। वर्ग और क्या बनाए? आवर्त बनाए। वर्ग और आवर्त बनाए। वर्ग आवर्त क्या होते हैं? जैसे उसने एक आवर्त सारणी बनाई, जैसे कि चौकोर टेबल बनाई, ये उस चौकोर टेबल में कुछ ऐसी ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए, वर्टिकल कॉलम बनाए, जिन्हें ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। ये तो इनको नाम उसने दिया वर्ग। इनको तो ऐसी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच करके ये जो खाने बनाए, ब्लॉक्स जो बनाए, इनको नाम उसने दिया वर्ग। क्या नाम दिया? वर्ग दिया भाई। ठीक है, वर्ग बनाए। फिर उसने ऐसी आडी संरचनाएं बनाई, आडी लाइनें खींच करके ये एक टेबल बनाई, ब्लॉक बनाए कुछ इस तरीके के, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, इनको उसने नाम दिया। तो वर्ग ऊपर से नीचे की तरफ हो गए वर्ग, जिन्हें ग्रुप कहते हैं या समूह बोलते हैं। और ऐसी जो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर बनाई, ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करके ये जो खाने बनाए, इनको नाम दिया आवर्त। क्या नाम दिया? आवर्त, पीरियड्स। तो अब एक प्रॉपर फिजिकल रूप यहां पर तत्वों को रखने का हमारे अस्तित्व में आ जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में।
जिसमें ऐसे जो आपके ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं, वर्टिकल जो ये जो कॉलम बनते हैं, ये जो खाने बन रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं वर्ग या समूह या ग्रुप। और जो क्षैतिज जो कॉलम है इधर की तरफ, ये जो संरचनाएं हॉरिजॉन्टल आपके जो ब्लॉक्स हैं, इनको नाम दिया जाता है आवर्त देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आवर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल टोटल 9 तो होते हैं वर्ग और 7 होते हैं आपके आवर्त। 9 होते हैं वर्ग और 7 होते हैं आवर्त। लेकिन इन वर्गों को भी फिर कैटेगरियों में बांटा रहता है, श्रेणियों में। वर्ग और आवर्त को भी श्रेणी में बांटा रहता है, ए बी सी, है ना। तो वर्ग फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जिन शून्य वर्ग के तत्वों को हम 18वें तत्व में शून्य वर्ग में रखते हैं, उनको यहां उसने स्टार्टिंग में रख दिया, यहां इस जगह। मतलब ये वर्ग 1 था, ये वर्ग 2 था, ये वर्ग ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ये ग्रुप 5, ये ग्रुप 6, ऐसे आगे 9 ग्रुप थे। उनमें से इस ग्रुप 1 से पहले उसने जो नोबल गैसेज थी, क्योंकि मेंडलीफ के समय नोबल गैसेज की खोज हो जाती है, तो ये जो नोबल गैसेज थी उनको यहां रख दिया। इसको कोई नाम भी नहीं दिया, वर्ग 1 भी नहीं बताया, ना वर्ग 2 रखा, वैसे ही रख दिया। और इन हर एक वर्ग के फिर उसने 2-2 पार्टीशन किए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। तो मतलब एक ही वर्ग में आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, एक वर्ग एक आवर्त में केवल एक तत्व रखा है। लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें एक ही वर्ग में 2 तत्व रखे हुए, लेकिन उसको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी वर्ग का नाम दे दिया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी आवर्त का नाम दे दिया। फिर आवर्त जो 7 थे उनकी श्रेणियां बना दी। 1 2 3 4 तक तो ठीक थे। आवर्त 5 और 6 जो थे इनकी उसने श्रेणी बना दी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस तरीके से। तो तब जाकर के ये आपके 7 जो आवर्त हैं ये श्रेणियों में भी बढ़ जाते हैं, और जो वर्ग हैं वो भी किस में बढ़ जाते हैं, आपके सब उप समूह में बढ़ जाते हैं। तो ये प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? दिमित्री मेंडलीफ ने, जो कि जर्मन के रसायन शास्त्री थे। कब बनाई? 1869 में। कब बनाई? 1869 में, 1869 में। छपी कब वो? जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या क्या संरचनाएं बनी थी? उसमें वर्ग और आवर्त, जिन्हें वर्ग को हम समूह के नाम से, ग्रुप के नाम से जानते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? 9, जो उपवर्गों में भी बटे हुए थे। और कुल कितने आवर्त थे? 7, जो आपके श्रेणियों में भी बटे हुए थे। ठीक है, ये एक खाका तैयार होता है। अब कुछ खास बातें और, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके समय, तो न्यूलैंड के समय नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि न्यूलैंड के समय खोजे गए तत्व कितने थे? 56। अच्छा, ये भी प्रश्न आ जाता है कि मेंडलीफ के समय खोजे गए तत्व कितने थे? 63। तो 63 तत्वों को तो व्यवस्थित करने के लिए उसने ऑन द स्पॉट ये सिस्टम बना दिया था। बाकी कुछ तत्वों को भी उसने खोजे जाएंगे कि भाई अभी तो ये नहीं खोजे गए, लेकिन आगे खोजे जाएंगे, तो उनको जगह खाली छोड़ी थी, रख देंगे हम। ठीक है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो होता है वो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं, जिन्हें 2 उपवर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट ए बताया वही, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी। और 7 आवर्त बनाए गए जिन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा गया है, सीरीज में बांटा गया है। 9 वर्ग जिन्हें 2 उपवर्गों में भी बांटा गया है, और 7 आवर्त जिन्हें श्रेणियों में भी बांटा गया है। किस में थे वो? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, या सबसे पहले बनाई गई आवर्त सारणी में थे। और क्या क्या खास बातें थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, वो हम देखें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो 63 तत्व खोजे गए थे दिमित्री मेंडलीफ के समय, कितने तत्व खोजे गए थे भाई? 63 तत्व खोजे गए थे। तो उन 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में उसने जगह दे दी, रख दिया। 63 एलिमेंट्स को उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था, और इसका भी आवर्त जो तत्व हैं उनको भी व्यवस्थित करने का जो इसका जो आधार था ना, वो था वही परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इसने तत्वों को व्यवस्थित किया, जैसा कि डॉब्रेरियन ने अपने त्रिक सिद्धांत में, और जो बात
न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में फॉलो की थी, वही बात दिमित्री मेंडलीफ ने अपनी इसमें फॉलो की थी। ठीक है, चलिए, तो 63 तत्वों की खोज हो जाती है मेंडलीफ के समय और उन 63 तत्वों को आवर्त सारणी में जगह दी जाती है। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर तो रखा, लेकिन उसने दूसरी बात और फॉलो करी जो बाकी लोगों ने भी फॉलो की थी। इससे पहले आने वाले जो लोग थे उन्होंने भी इसी बात को फॉलो किया, डोबरे ने भी इसी बात को फॉलो किया, न्यूलैंड ने भी इसी बात को फॉलो किया। क्या कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लेकिन समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूह में, एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा, और ऐसे ही रखा डॉबरेनर ने, ऐसे ही रखा न्यूलैंड ने। तो उसी तरीके से उसी आधार पर तत्वों का वर्गीकरण बनाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे, समान तत्वों को एक ही समूह में रखने के आधार पे दिमित्री मेंडलीफ ने। लेकिन फर्क क्या है, उन लोगों ने सिर्फ एक नियम बनाए थे, सिर्फ एक सैद्धांतिक चीजें तैयार की थी, रियलिटी में ग्राउंड वर्क कुछ नहीं किया था। आवर्त सारणी तो है ही नहीं, तो रखोगे कहाँ? ठीक है, आपने बोल दिया भाई उसको वहां बिठा देना, उसको वहां बिठा देना, उसको वहां बिठा देना, लेकिन भैया आप उसको इस चेयर पे बिठाओगे, इस चेयर पे बिठाओगे, इसको वाले को भाई वहां उसको चेयर पे बिठाना है, तो चेयर तो होनी चाहिए ना। सिर्फ आप कागज में बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूलैंड भाई साहब बोल रहे हैं कि 56 चेयर ले आओ, मेरे समय तक 56 एलिमेंट ही खोजे गए हैं, उनको साहब इस तत्व को तो तुम यहाँ बिठा देना, हाइड्रोजन को यहाँ बिठा देना, उसके बाद में साहब इसको लिथियम को बिठा देना, ऐसे बिठा देना, कुर्सी पे बिठा देना। लेकिन कुर्सियां होनी तो चाहिए बिठाने के लिए। ये तो आपने कागज पे खाका तैयार किया कि मैं भाई 56 कुर्सी ले आएंगे, जिसमें 56 जो हमारे मेहमान तत्व आएंगे उनको कुर्सियों पर बैठा देंगे। सबसे पहले आगे आने वाली पहली कुर्सी पे हम हाइड्रोजन को बिठा देंगे, दूसरे नंबर पर लिथियम को बिठा देंगे, फिर तीसरे नंबर पर इसको बिठा देंगे। लेकिन ये कागजी कार्रवाई थी, सिर्फ ग्राउंड वर्क नहीं था। तो देखा कि चेयर तो है ही नहीं, तो फिर आप उनको कहाँ व्यवस्थित करोगे? सिर्फ दिमाग में व्यवस्थित कर रहे हो, रियलिटी में आप व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क नहीं हो रहा है। तो वो ग्राउंड वर्क करने का काम किया दिमित्री मेंडलीफ ने, जिसने अपनी आवर्त सारणी बनाई, फिजिकल आवर्त सारणी बनाई, और उस आवर्त सारणी में उन 63 तत्वों को उसने अरेंज किया, व्यवस्थित किया, उनको वहां पर रखा। बाकी उनको रखने का आधार वही था जो बाकी के 2 वैज्ञानिकों का था, उसी के आधार पर। तो मेंडलीफ ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूह में रखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों को किस में रखा? उसने समान समूह में रखा। तीसरी बात, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के जो तत्व हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्व हैं, इनको रखने के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि ये तो 63 के बाद वाले खोजे गए तत्व हैं। जो 63 तत्वों को खोजने के लिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, उनकी व्यवस्था के लिए। तो बाद के जो तत्व हैं उनके लिए इसने कुछ जगह नहीं छोड़ी, खास बनाई नहीं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में यह कमी थी कि उसमें जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के जो तत्व हैं उनको रखने के लिए उसमें जगह नहीं थी। ये उसकी आप डीमेरिट्स कह सकते हैं। चौथी बात जो पता चलती है, मेंडलीफ ने क्या किया था कि क्या बोल रहा था वो, कि समान गुण वाले तत्वों को हम एक ही समूह में रखेंगे, एक ही ग्रुप में। लेकिन उसने अपनी इस बात को उस आवर्त सारणी में कई जगह तोड़ा था। मेंडलीफ ने कुछ ऐसे तत्व थे जिनके गुण अलग अलग थे, तो भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा। जैसे क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इनको कम क्रियाशील मृदा धातुओं के साथ में, एक तो वैसे ही देखो क्या हो गए क्षार, तो क्षार के साथ में भाई आप क्षार रखोगे चलेगा, क्षार प्लस क्षार, तो क्षार के साथ में क्षार की एल्कलाइन के साथ बॉन्डिंग होगी, लेकिन बाकी की नहीं होगी। तो क्षार के साथ में क्षार को आप रख सकते हैं क्योंकि सेम नेचर के हो। एल्कलाइन के साथ में आप एल्कलाइन को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, सेम नेचर के हैं वो। लेकिन मामला उल्टा हो जाए। अच्छा, फिर बात आती है वो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, तो समान गुण कहां हुए? एक तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है और एक आपका वीक एल्कलाइन है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि है तो एल्कलाइन ही, एक प्रबल है और एक वीक है, व्यवस्थित रख सकते हैं। लेकिन एक तो बिल्कुल आपका क्षार धातु है अत्यंत क्रियाशील, और दूसरा आपका मृदा धातु है, अर्थ मेटल्स है, वो भी कम क्रियाशील है। तो ये एक जैसे गुण वाले कहां हुए? नहीं हुए ना। फिर भी उसने क्या किया, मेंडलीफ ने अलग अलग गुणों वाले तत्वों को, जो अत्यधिक क्षार, अत्यंत क्रियाशील क्षार धातु थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ में
अल्प क्रियाशील मृदा धातुओं को रख दिया। मतलब जो अपनी बात वो कह रहा था वो अपनी बात पे भी नहीं टिका। अपनी बात में उसने बोला कि भाई मैंने इस आवर्त सारणी में जो तत्वों को अरेंज किया है, व्यवस्थित किया है, मैंने एक नियम से किया, मैंने सभी के साथ समान व्यवहार किया, बेईमानी नहीं किया है। बोला क्या व्यवहार किया है कि सभी तत्वों को मैंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा है। ठीक है भाई, बात मान ली आपकी। सभी तत्वों को मैंने एक जैसे गुण वाले तत्वों को मैंने एक ही ग्रुप में रखा है। ठीक है, ये बात मान ली। फिर जब लोगों ने स्टडी की, उसको देखा कि क्या दिमित्री मेंडलीफ सही बोल रहा है, वास्तव में उसने सब कुछ ऐसा किया है, आगे चल करके गोली मार गया है, और ये बात सही साबित हुई। आगे उसने ऐसा किया कि अपनी ही बात को बाईपास करके, वो बाइकआउट करके, उसने जो अपनी बात कही थी कि भी अलग अलग गुण वाले तत्वों को हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते, एक साथ नहीं रख सकते, सिर्फ समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने अपनी आवर्त सारणी में कुछ ऐसा किया कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे अत्यंत क्रियाशील क्षार धातु हैं, उनको के साथ में कम क्रियाशील मृदा धातुओं को रख दिया। अब हो सकता है इनके जानकार हो, तो जानकारों के लिए तो नियम प्रोटोकॉल तोड़ने भी पड़ जाते हो, चाहे नेता हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, जानकार के लिए तो सब कुछ मान्य होता है, छूट होती है। तो भैया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेंडलीफ के जानकार थे, इनके साथ में उसने और कई रूम पार्टनरों को रख दिया जो उनके नहीं थे। जैसे आपके साथ में रूम पार्टनर रख दिया जाए, भाई जो बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ में जो है कोई भी जो जॉब प्रोफेशन वाला आदमी है, मूंगफली बेचने वाला है या कोई और भी बेचने वाला है, उसको रख दें, या कोई भी काम करने वाला आदमी है, तो वो आपके सेम नेचर का नहीं है, वो आपकी पढ़ाई में आपके हेल्पफुल नहीं हो सकता, वो आपको डिस्टर्ब ही करेगा, क्योंकि वो तो पढ़ेगा नहीं घर पे आफ्टर ऑफिस टाइम, वो तो फिर फ़ोन पे बातें करेगा, देखेगा, तो आप उससे डिस्टर्ब होंगे। लेकिन वही दूसरा आपका रूम पार्टनर है, वो भी किसी बैंक की या फिर एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मतलब वो भी पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, तो वो फिर आपके लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिंग एलिमेंट होगा, जो क्या था। लेकिन मेंडलीफ ने अपनी जानकार थे, उसके मेंडलीफ के जानकार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 तत्व थे। बोला तो ठीक है, मैं अपने नियम को तुम्हारे लिए तोड़ देता हूं, क्योंकि तुम तो मेरे जानकार हो, आप तो मेरे अपने हो। तो वो अपनी इस बातों को फॉलो नहीं करता, तो ये इसकी कमी कहेंगे आप, डीमेरिट्स कहेंगे मेंडलीफ की, दिमित्री मेंडलीफ की। तो उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे क्रियाशील तत्वों के साथ में, क्षार धातु के साथ में कम क्रियाशील मृदा धातुओं को रखा, तो ये उसकी आवर्त सारणी की कमियां थी। पांचवी बात, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व परमाणु क्रमांक 101 पे रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में, देखो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का ही नया रूप है जो हेनरी मोजले ने बनाई। अब हेनरी मोजले कितना बढ़िया आदमी था, उसने बोला कि ठीक है भाई, मेंडलीफ ने, मैंने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है ना, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेंडलीफ का है। मेंडलीफ जो बना गया था आवर्त सारणी, उसके दिमाग में जो आइडिया आया था, मुझे उसके लेआउट का आइडिया की अब कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बस उसको रूप बड़ा करना था, ज़्यादा कमरे उसमें जोड़ने थे जिससे और ज़्यादा तत्व उसमें रह सकें। मेंडलीफ के समय सिर्फ 63 तत्वों को रहने के लिए कमरे बना के गए थे आवर्त सारणी में। हेनरी मोजले ने क्या किया, एक तो कमरे ज़्यादा बनाए आवर्त सारणी में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तत्व रह पाएँ। दूसरा कि भाई पहले इस रूम में कौन रहेगा, तो उसने एक नया नियम बनाया कि भार ताकतवर के हिसाब से नहीं, भाई जो ज़्यादा ताकतवर है वो सबसे लास्ट वाले रूम में रहेगा, कम ताकत कमजोर है वो पहले वाले रूम में रहेगा। उसने गुणों के आधार पर रखा, तत्वों के गुणों के आधार पर उनको, मतलब उनके परमाणु क्रमांक के सीरियल के आधार पर रखा। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में आजकल जो हम देखते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक 101 वाला जो तत्व है, परमाणु क्रमांक 101 वाला जो तत्व है, उसका नाम हेनरी मोजले ने मेंडलीफ के ऊपर रखा। आवर्त सारणी के योगदान में, उनका बहुत अच्छा योगदान होने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके रिस्पेक्ट में हेनरी मोजले ने अपने 101वें तत्व का नाम जो उसमें रखा है, उसका नाम मेंडलीफ के ऊपर रखा, और उस तत्व का नाम होता है मेंडलीवियम। हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें जो तत्व 101 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है, उसका नामकरण दिमित्री मेंडलीफ के योगदान को पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए रखा जाता है, और उस एक परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्व का नाम रखा जाता है मेंडलीवियम, जो दिमित्री मेंडलीफ के ऊपर रखा जाता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ठीक। फिर क्या होता है,
मेंडलीफ की आवर्त सारणी में काफी ऐसी और भी कमी आती है, जैसे कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या कहते हैं, कोबाल्ट का जो द्रव्यमान होता है वो 58.8 होता है, निकेल का द्रव्यमान 58.7 होता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या कहता है कि उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। तो हिसाब से तो उसकी आवर्त सारणी में निकेल पहले रखा जाना चाहिए था और उसके बाद में क्या आना चाहिए था, कोबाल्ट आना चाहिए था, ये आना चाहिए था नियम के हिसाब से, उसी के नियम के हिसाब से इसके बाद ही आना चाहिए था। लेकिन उसने अपने ही नियम को फिर यहां पर दूसरी जगह तोड़ा, उसने निकेल से पहले कोबाल्ट को रख दिया, जबकि निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 था, जो कम था कोबाल्ट से, और इसके बाद निकेल के बाद कोबाल्ट आने चाहिए था, लेकिन उससे पहले कोबाल्ट को रख दिया। जैसे होता है ना, अक्सर आपकी लाइन में कोई पीछे लग रहा होता है, उसका नंबर आपसे पहले आ जाए, आप उससे आगे लग रहे हैं लेकिन उसका नंबर आपसे पहले आ जाए, तो भैया वो क्या हुआ, नियम तोड़ दिया, लाइन का काम करवाने का नियम हमने तोड़ दिया। लाइन से आएंगे और लाइन में जो आगे होगा सबसे पहले उसी का काम होगा, उससे पीछे वाले को दूसरे नंबर पर होगा, तीसरे नंबर। लेकिन भाई साहब इसको ये लाइन तोड़ करके साहब इससे पहले ले आते हैं, क्योंकि जानकार है भाई, जानकार होते तो हमें कोई काम करवा रहे हैं, खिड़की पे लाइन लग रही है, जानकार है तो भी हम खिड़की सीधा ऑफिस में जाकर के अपना काम करवा लेते हैं साइड में से, है ना। तो इस साइड में से साहब इसका काम कर दिया जाता है, इसको यहां निकेल से पहले ही रख दिया जाता है। तो ये मेंडलीफ की कमियों में गिनी जाती है कि भैया आपने जो अपनी बात बताई उसी पे नहीं टिक रहे, आपने बहुत सारे तत्वों को तो अपनी मर्जी से ही रख दिया, अपने नियम उन पर फॉलो किया ही नहीं, लगाए नहीं। उसने बोला ठीक है भाई। फिर आता है भाई मेंडलीफ का आवर्त नियम। आवर्त नियम मतलब जिसके आधार पे तत्वों को अरेंज किया, उसने नियम दे दिया, भैया ये नियम है, ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के आधार पे मैंने तत्वों को अरेंज किया है, तो सभी इस गाइडलाइन की पालना करेंगे। अब गाइडलाइन क्या है, वो गाइडलाइन मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है, मेंडलीफ का आवर्त जो नियम है उसके अनुसार तत्वों को उनके गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती का मतलब रिपीटेड फलन होते हैं। तो मतलब जब आप तत्वों को व्यवस्थित करेंगे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, तो किसी अगले तत्व के गुण उससे पहले वाले तत्व के गुण से मैच होंगे। यही तो होता है आवर्ती फलन होना, रिपीट होना। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात उसने तत्वों के गुण का निर्धारण किया परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर, या आप ये कह सकते हैं उसने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया परमाणु भार के आधार पर। तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों का जो गुण होता है वो परमाणु भार का आवर्ती फलन के बराबर होता है। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित करने पर, जब तत्वों को उनके परमाणु क्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो परमाणु भार या द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक और समान रासायनिक गुण वाले विभिन्न अलग अलग तत्वों को एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। आगे ना देखो, आवर्ती फलन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, 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 रिपीट होना। तो जैसे हमने न्यूलैंड वाली उस कहानी में देखा था कि हाइड्रोजन सबसे पहले हमने रखा, तो हाइड्रोजन के जैसे गुण थे फ्लोरीन के, है ना, इसके। तो वो यही तो कह रहा था कि आवर्ती फलन होते हैं, मतलब जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो किसी आगे आने वाले तत्व के गुण उससे पिछले वाले तत्व के जैसे ही होते हैं। तो ये था मेंडलीफ का आवर्त नियम, जिसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को जब परमाणु भार या द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो उन तत्वों के भौतिक गुण और उन तत्वों के रासायनिक गुण एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वापस आ जाते हैं, मतलब फिर से रिपीट होते हैं। एक निश्चित अंतराल बाद फिर रिपीट होंगे, फिर अंतराल बाद में फिर रिपीट होंगे गुण। मतलब जो गुण आपने 8वें तत्व में देखा, आगे चल करके वैसा ही गुण, 8वें तत्व के जैसा गुण आप 15वें तत्व में देखोगे। आगे चल करके आप 15वें जैसे तत्व में जो गुण है, वैसा ही तत्व में जो गुण है आपको 22वें तत्व में देखने को मौका मिलेगा। तो ये क्या हो रहे हैं, गुण रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। ये था मेंडलीफ का आवर्त नियम। ठीक है।
फिर क्या किया मेंडलीफ ने, तत्वों को व्यवस्थित करने का जो क्रम था वो उनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, बढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब लगातार तत्वों का, अगले तत्व का परमाणु भार पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए, अगले तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान उससे पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया। तो जो तीनों वैज्ञानिक हैं उन्होंने तत्वों की जो व्यवस्था की, अरेंजमेंट किया, एक तो उनके समान गुणधर्म के आधार पर, दूसरा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा। तीनों का जो परमाणु को व्यवस्थित करने का जो तरीका था, नियम था, वो सेम था, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं था। वो तो मोजले का, हेनरी मोजले का तरीका अलग था व्यवस्थित करने का, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था जो बाद में खोज लिए गए। ये काम अच्छा किया उसने, ये काम अच्छा किया। न्यूलैंड ने 56 तत्व खोजे और अपना खोजा गया अंतिम तत्व थोरियम था, तो इसको बहुत घमंड हो गया था। जब डॉबरिन ने आया, उसने त्रिक नियम से 3-3 तत्वों के समूह बनाए, तो उसके बाद इसने खोजे 56 तत्व, लेकिन इसको इतना घमंड था, इसने बोला कि अब इसके बाद आगे तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे, और उसका ये घमंड टूट जाता है जब मेंडलीफ आते हैं। मेंडलीफ के समय भैया 56 तत्वों की से बढ़कर के 63 तत्वों की खोज हो जाती है। तो ये समझ जाते हैं, ये जानते हैं। जब न्यूलैंड जो घमंड में था कि भाई इसके बाद तो कोई तत्व खोजा ही नहीं जाएगा, जब मैं उसको गलत साबित कर सकता हूं, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं, तो कोई मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये गलती, जो गलती न्यूलैंड ने की थी, वो गलती मेंडलीफ नहीं करते हैं। दिमित्री मेंडलीफ उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो आवर्त सारणी बनाते हैं, भैया देखो 9 वर्ग बनाए, 7 आवर्त बनाए, इनमें आप तत्वों को रखेंगे तो 9 7 63 तत्वों की व्यवस्था हो गई। लेकिन कुछ फिर इसने क्या किया, अगर एक एक तत्व आप रखोगे 9 वर्ग और 7 आवर्त में, 9 7 63, एक एक तत्व को रखोगे तो 63 आएंगे। लेकिन इसने क्या किया, जगह बचाने के लिए कई जो समान गुण वाले तत्व थे उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया, मतलब एक ग्रुप में ही 2 तत्व डाल दिए एक की जगह, तो फिर वो जगह खाली हो गई। और उसने वो जगह खाली रखी। उसने कहा कि निश्चित तौर पे मैंने द्वारा या मेरे समय तक अभी 63 तत्व खोजे गए हैं, लेकिन भविष्य में और भी तत्व खोजे जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 63 के बाद में खोजे ही नहीं जाए। उसको घमंड नहीं था न्यूलैंड के जैसा। तो उसको पता था कि जब मैं खोज सकता हूं तो कोई और भी तत्व आगे खोज सकता है। तो इसने क्या किया, वो उस आवर्त सारणी में भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ देता। 63 से आगे तत्वों की तो खोज कर नहीं पाते, लेकिन एक भविष्यवाणी करके जाते हैं खोज के बारे में, और वो भविष्यवाणी इनके आगे चल करके सच साबित होती है। क्या भविष्यवाणी होती है, वो ये कहते हैं कि अभी तक मेरे द्वारा 63 तत्व खोजे गए हैं और मैंने बाकी तत्वों के लिए जो जगह खोजी है ना, छोड़ी है, मेरी आवर्त सारणी में मैंने सारे ब्लॉक भर दिए, लेकिन मैंने ये 2 ब्लॉक जो छोड़े ना इनको भरने के लिए, ये जो जगह छोड़ी मैंने इनके लिए, अभी तो मेरे द्वारा खोज नहीं पाया हूं मैं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं, मैं ये दावा करता हूं, जब भी तत्व खोजे जाएंगे उनका नाम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन होगा। जो तत्व खोजे जाएंगे वो ये खोजे जाएंगे। मैं अभी तक तो खोज नहीं पाया हूं क्योंकि मेरा टाइम काफी हो चुका, उम्र हो चुकी है, मैं इतनी रिसर्च कर पाया हूं, लेकिन मुझे इतना निश्चित पता है जब भी आगे रिसर्च होगी, इन तत्वों की खोज होगी, तो आगे जो तत्व खोजे जाएंगे उनका नाम जो होगा, या जो तत्व खोजे जाएंगे वो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन होंगे। जिनका मालूम है आपको, ये बात सही साबित हुई। हेनरी मोजले ने, जब हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में इन तत्वों को रखा तो इन तत्वों का नाम यही निकल के आया। हां, तत्व तो निकल के वही आए, एका बोरॉन, एका आपका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, लेकिन उन तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में नाम जो दिया गया है, तो एका बोरॉन वाले तत्व को हम कहते हैं स्कैंडियम। जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो नाम स्कैंडियम का है ना, वो पहले ही मेंडलीफ बता गए थे, उसको नाम उसने एका बोरॉन रखा था। हमने आगे चल करके उसका नाम खोजा गया, एका बोरॉन नहीं था शुरुआत में, लेकिन उसका बाद में नाम हमने स्कैंडियम कर दिया। जो एका एल्यूमिनियम के बारे में बता गए थे, एका एल्यूमिनियम नाम का तत्व खोजा जाएगा, उसका नाम हमने आजकल रख दिया नया गैलियम। भाई जैसे नाम पहले क्या था, प्रयागराज, फिर वो बाद में क्या कर दिया, इलाहाबाद, लेकिन फिर से वापस प्रयागराज, तो ओरिजिनल नाम तो प्रयागराज ही था। तो शुरुआत में नाम तो यही था, जब खोजे मेंडलीफ के बाद में तत्व खोजे गए, उसका नाम यही रखा था एका एल्यूमिनियम,
लेकिन बाद में चलो ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, एक एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा नाम है किसी को समझने में, याद रखने में, तो भैया इसका नाम गैलियम रख दो। और जो बाद में मेंडलीफ के बाद में तीसरा तत्व खोजा गया एका सिलिकॉन, उसका नाम क्या रख दिया? जर्मेनियम, जो कि एक अर्धचालक होता है। तो ये बात उसको इतना घमंड नहीं था कि भाई मैंने 63 तत्व खोज लिए न्यूलैंड की तरह, 56 की तरह, तो अब आगे कोई खोज ही नहीं सकता या ये तत्व खोजे जाएंगे। उसने बोला जब मैं खोज सकता हूं तो 63 तत्वों के लिए तो उसने अरेंजमेंट कर दिया, बाकी जो 3 तत्व खोजे जाएंगे, उसको मालूम था कि 3 तत्व और खोजे जाएंगे। 3 के मामले में तो कन्फर्म था, उनका नाम तक उसको पता था, क्योंकि नामकरण का एक तरीका होता है, वो आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे तत्वों का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के आधार पर उनका नाम भी निकाल दिया, पैदा होने से पहले नाम निकाल दिया। जैसे अक्सर आजकल के जो प्रेमी युगल लव कपल्स करते हैं, इधर डेट क्या की, प्रेमी क्या बने, लवर्स क्या बने, शादी हुई नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही वो बगैर शादी हुए भविष्य की कल्पनाएं कर लेते हैं। अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका नाम चुन्नू रखूंगा, है ना, लड़की होगी तो हम उसका नाम ये भी रखेंगे, है ना, मुन्नू रखेंगे, कुछ और भी रख लेंगे, गुड़िया रखेंगे, है ना, भाविका रखेंगे, अंशिका रखेंगे। तो ये पहले से नाम तय हो जाते हैं। मालूम है कि अगर शादी हो जाएगी तो फिर लड़का होगा तो ये नाम रहेगा, लड़की होगी तो ये नाम। लेकिन कई बार अक्सर मैक्सिमम केस में हो जाता है कि वो उस शादी के नतीजे तक वो रिश्ता नहीं पहुंचता, तो जो चुन्नू मुन्नू थे वो सब हवाओं में रह जाते हैं। लेकिन मेंडलीफ के साथ ऐसा नहीं होता है। मेंडलीफ ने तो बात ऐसे थोड़ी कर दी थी हवाओं में, भावनाओं में, उसने तो पूरा निष्कर्ष निकाल के बात की थी कि 3 तत्वों के लिए मैं जगह छोड़ के जा रहा हूं, जब भी वो खोजे जाएंगे उनका नाम यही रखा जाएगा। और उसकी ये बात सही साबित होती है। उन 3 तत्वों की खोज होती है, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की, और बाद में उनका नाम परिवर्तन किया जाता है। एका बोरोन को हम स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, एका एल्यूमिनियम को हम गैलियम के नाम से जानते हैं, और आपका एका जो सिलिकॉन होता है उसे हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब दिमित्री मेंडलीफ घमंडी वैज्ञानिक नहीं थे, काफी अच्छे वैज्ञानिक थे, और उनकी भविष्यवाणी जो थी, उनका जो आइडिया था, उनका जो अनुमान था, वो सही निकला आगे चल करके। इसीलिए तो हेनरी मोजले ने अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, उसका जो नया रूप बनाया आवर्त सारणी का, उनके सम्मान के लिए उन्होंने बोला कि उनके योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं, इतना बड़ा योगदान। पहली बात तो दिमाग में आइडिया नहीं आता आवर्त सारणी भी बनाने, तत्वों को हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ इसको आगे बड़ा आकार बड़ा कर दिया है, लेकिन सबसे पहले कोई सोचता होगा कि बनानी कैसे, क्या चीज़ बनानी है, आवर्त सारणी बनानी कैसे, हम उसको तैयार करेंगे, तत्वों को कैसे रखेंगे। ये एक सबसे बड़ा टिपिकल काम होता है। एक बार चीज़ बनने के बाद तो आप उसको अपडेट कर रहे हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसी वजह से उनके सम्मान में हेनरी मोजले ने अपना जो आवर्त सारणी में तत्व नंबर 101वें नंबर पे रखा है, परमाणु क्रमांक नंबर 101वें पे, उसका नाम उसने मेंडेलियम नाम रख दिया, मेंडलीफ के ऊपर नाम रख दिया। कई बार ये प्रश्न आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में किस एक तत्व का नाम किसी देश के नाम के ऊपर है, तो वो क्या है आपका फ्रांसियम। फ्रांसियम नाम है ना, फ्रांस का नाम है फ्रांसियम, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो वहां हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मेंडलीफ जो होते हैं वो अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत करते हैं, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में फिर कुछ कमियां रहती हैं, और यहाँ पर मेंडलीफ जो है 1807 में इनकी मौत हो जाती है, और 1807 में मौत हो जाती है तो इसके बाद में 1907 में ना, 1907 के बाद में 1913 में फिर आते हैं हमारे हेनरी मोजले, और हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करते हैं और अपना एक नया आधुनिक आवर्त नियम देते हैं, जिनमें कुल 118 तत्वों को रखने के लिए व्यवस्था रहती है, क्योंकि अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं। तो ये था दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी, सबसे पहली आवर्त सारणी, जिन्हें हम आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ खास बातें जो आपकी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो बहुत बड़ी अपने आप में, जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो कैसा लगा आपको इस क्लास में, समझ में आया? उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।